जय भीम नव बुद्धा साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। अभी फ़िलहाल हम पंदेरी गांव में जा रहे हैं। पंदेरी गांव में एक ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर है, वो देखने की हम कोशिश करेंगे, उसकी जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, देखिए किस तरीके से हमारा हेरिटेज है और क्या इसमें और जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, फ़िलहाल हम आए हैं पंदेरी बुद्ध लेनी के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक 3 लेनियों का एक समूह है, कंप्लीट एक ही समूह है यहाँ पर। और ये बहुत ही आधा अधूरे से कार्विंग किया हुआ नज़र में आएगा। तो पहले जानते हैं दोस्तों, ये लेनी का डिस्कवर 2009 में धनावड़े नाम के एक व्यक्ति ने इसको लोगों के सामने रखा था। न्यूली इसको ये कैसे न्यूली डिस्कवर हुआ ये केव्स है। और इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों, ये मंडनगढ़ यानी कि रत्नागिरी ज़िले के मंडनगढ़ तहसील में आता है। पंदेरी नाम का एक गांव है। इस गांव में रोहिदासवाड़ी के ऊपरी हिस्से में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये जो रोहिदासवाड़ी है उसके ऊपरी जंगल के भाग में ये ऐतिहासिक धरोहर है। हालांकि इस धरोहर का बांधकाम अगर ये हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये लेनी का स्ट्रक्चर जो है वो पन्नाले काजी लेनी से सिमिलर मिलता जुलता हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस तरह का जो लेनी है वो हमें पन्नाले काजी में ही देखने के लिए मिलता है। और उसके बारे में भी हम वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में जानकारी पाएंगे। तो दोस्तों, ये लेनी जो है लगभग इसका जो स्ट्रक्चर है हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये लेट हिनयान काल की लेनी है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हिनयान काल का जो लास्ट का पीरियड है, जैसे कि 3री शताब्दी, ईस्वी सन 3री शताब्दी, इसमें इसका कार्विंग शुरू हुआ है। लेकिन धीरे धीरे महायान वज्रयान का भी काल यहाँ पर गुजर चुका है। और फिर भी इसके लिए ये जो पत्थर है, ये पत्थर शायद अच्छा है, फिर भी इसका काम रुका है क्योंकि इतना बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर है नहीं। जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेनी देखते हैं तो ऊंचे पहाड़ पर होते हैं, लेकिन ये जो लेनी है ये लगभग
गांव के समीप ही है और गांव से नज़दीकी है, तो शायद इसका बांधकाम आधा अधूरा रह चुका है। लेकिन ये जो लेनी है अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड में हमें 2 लेनियाँ देखने के लिए मिलता है और बीच में ये मुख्य लेनी कहा जाता है इसको। इसके एंट्रेंस में जब आप एंट्रेंस में पास करते हैं तो ही हमें कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बहुत सारे लेनियों में देखने के लिए मिलता है। तो ये लेट हीनयान कालखंड की लेनी है। जैसे कि लेनियों का इतिहास बताते समय हम सबको यही बताते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए, वर्षावास के समय रहने के लिए बौद्ध लेनियों का निर्माण हुआ था और इस निर्माण कार्य में सम्राट अशोक से लेकर सातवाहन से लेकर शिलाहार राजाओं तक का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। वहाँ के उस समय के बहुत बड़े व्यापारी, अधिकारी वर्ग है या आम आदमी, आम लोग हैं, यानी कि जो किसान है, हर गिनत लोगों ने या हर एक श्रेणियों के लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, यानी कि अपना मेरिट शेयर किया है, ताकि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म की विचारधारा लोगों तक पहुँचाने का काम हो सके। तो इस तरीके से इस लेनी का भी निर्माण हुआ है। दोस्तों आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये लेनी है, कैसे इसको बनाया होगा। चट्टान को सीधे काट कर इस लेनी का निर्माण किया हुआ है। तो जब भी लेनी का कभी निर्माण होता है तो बाहर की तरफ से अंदर इसका कार्विंग किया जाता है और ऊपर से नीचे इसका कार्विंग होता है। तो ये हमें साफ तरीके से दिखाई देता है कि लेनियों का जो कार्विंग होता है ये ऊपर से लेके नीचे कार्विंग होता चला जाता है और बाहर से अंदर कार्विंग होता है। इसके लिए इसका डेप्थ, हम ये कह सकते हैं कि इसका डेप्थ अंदर देखने के लिए मिलता है। आप जैसे एंटर करेंगे दोस्तों तो ये थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका नीचे का काम आधा अधूरा रह चुका है। इसके लिए इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो छोटा नज़र में आ रहा है। फिर भी ये 5 फीट के ऊपर लेनी है। जब जैसे जैसे अंदर आप प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे एंटर आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नज़र में आएगा कि ये लेनियों के यहाँ पे 4 पिलर हमें देखने के लिए मिलेंगे। 4 पिलर का ये स्तंभ, 4 पिलर का ये लेनी है। 2 बाजू में 2 बाक हमें नज़र में आते हैं। जैसे कि विहार की रचना होती है वैसे ही यहाँ पर रचना करने की कोशिश की है। अंदर एक गर्भगृह जैसे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कोई भिक्षु निवास हो या बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए शायद ये बनाए हो। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको एक नज़र में आएगा कि ये डोर का जो स्ट्रक्चर बनाया है, आप ध्यान से देखेंगे इस डोर का स्ट्रक्चर में आपको कुछ सिंबॉलिक बातें ध्यान में आएंगे। जैसे पनाले काजी में हम देखते ही है, ये बातें पनाले काजी में भी देखने के लिए मिलता है। बीच में एक सिंबॉलिक नज़र में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि फूलों की नक्शी होती है, इस तरीके से नक्शे काम से परिपूर्ण बनाया हुआ ये लेनी है। बाद में यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शिवजी का पिंड बिठाया है। तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है असल में क्या है क्या नहीं, लेकिन ये बौद्ध लेनी है। इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस यहाँ पर पाए जाते हैं। आधा अधूरा काम होने की वजह से यहाँ का नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कार्विंग करते करते चले आ रहे हैं, तो ये नीचे का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो लोगों को कुछ गलत तरीके से भावनाएं भी रहती है कि किस तरीके से इसको बनाया होगा, तो ये पता नहीं होता है। तो शायद ये बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये मुख्य लेनी है। करीबन हम देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी लेनी है, लेकिन इसका काम आधा अधूरा रह चुका है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो धरोहर है इसका आज का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। शायद यहाँ पर कार्विंग तो करने की कोशिश की है, लेकिन ये कुछ वजह से इसका काम रुका हुआ है। या तो लेनी का काम दो मुद्दे से ही रुकता है। एक तो पत्थर अच्छा ना होने के कारण से रुकता है, और दूसरी बात ये होती है कि अगर इस इलाके में कोई युद्धजन्य परिस्थितियों का निर्माण हुआ होगा तो यहाँ आने वाला निधि जो होता है, यानी कि जो फंड होता है, वो युद्ध के लिए रवाना किया जाता है, उसको शिफ्ट किया जाता है। तो शायद उसी कारण से ये लेनी का काम अधूरा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जो समय था जिस लेनी का निर्माण होता है, ये समय ऐसा था कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का कोई रूल नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि बुद्धिज़्म यहाँ से नष्ट नहीं हुआ था। तो ये बंद होने के लिए ये कह सकते कि डोनर की कमी है, ऐसा नहीं होगा। या तो पत्थर में कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, इसके वजह से ये लेनी आधी अधूरी रह चुकी है। क्योंकि ये लेनी के पास थोड़ा और कोंजर नाम का गाँव है, वहाँ पर भी एक लेनी है, बुद्ध लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप
दापोली साइड में जाएंगे तो पनालिका जी एक बड़ी लेनी है, वहाँ पर एक लेनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है दोस्तों, तो ये एक दूसरे को ये बुद्धिस्ट सर्किट जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये इसके बाद ये जो दूसरा के उससे हम कह सकते हैं कि हमारे राइट साइड में ये जो लेनी है ये भी उसी तरीके से बनाई गई। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लेनियों में देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर भी आप अगर देखेंगे तो दोनों साइड में दो बाग बनाए हैं, अंदर आने के लिए छोटा सा रास्ता है और एक अंदर गर्भगृह बनाया है, यानी क्या था एक भिक्षु निवास बनाया हुआ है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ऐसी बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। दूसरी जगह पर भी दूसरे साइड में हमारे लेफ़्ट साइड में जैसे हम एंटर करेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी एक भिक्षु निवास बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही हाल है। एक्चुअली बारिश के समय में यहाँ पर पानी बहुत आता है, तो शायद इसी वजह से इसका जो निर्माण है ये भी बंद है। शायद पानी की लीकेज के वजह से ये लेनी जो है वो आधी रह चुकी है, ये हमारा अंदाज है। और इसी वजह से यहाँ पर भी दो बाग नज़र में आ रहे हैं, अंदर एक गर्भगृह है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो लोग यहाँ पर इसे पांडव लेनी के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि 5 पांडव लेनी पंदेरी, इस नाम से यहाँ के जो रोहिदासवाड़ी के जो लोग हैं उन्होंने अपना एक यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाकर, ये कहते हैं ना कि 5 पांडव के लोगों ने ये बनाई होगी। लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं दोस्तों कि ये पांडव कौन है। या दो तरीके से इसको हम कह सकते हैं, या तो पांडव बुद्धिस्ट होंगे क्योंकि उन्होंने हर जगह पर अगर लेनियाँ निर्माण की है तो वो बौद्ध लेनियाँ ही बनाई है, क्योंकि हर जगह पर जिसे पांडव लेनी कहा जाता है वहाँ के बुद्ध की मूर्ति होती है या तो बुद्ध के स्तूप होते हैं, अनगिनत बातें होती है। और दूसरी बात ये होती है या तो पांडव जो हम कह सकते हैं कि वो महाकाव्यों में निर्माण किए हुए पात्र हैं, तो शायद अगर पांडव उस समय से थे तो बुद्ध के बाद में ही है, ये साफ तौर पे नज़र में आता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, पांडव कौन हैं इसके थोड़ी सी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक लेनी को पांडव लेनी कहा जाता है। तो आखिर सच क्या है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उस समय की भाषा आज समय की भाषा बहुत से बदलाव होते आ रहे हैं। उस समय की भाषाओं के अर्थ अलग थे, आज की भाषाओं के अर्थ अलग होते चले जा रहे हैं। तो ये जो भाषाओं का बदलाव है ये हमें यहाँ पर साफ तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो पाली भाषा में उस समय जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर काम करते थे तो अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं की रेंज थी। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लेनी कार्विंग करने वाले जो लोग थे उनमें से इंजीनियर होते थे, उनमें से अनेक शिल्पकर्मी होते थे, अलग अलग काम करने वाले लोग होते थे। और आज भी हम देखने जाएंगे तो हमारे इंजीनियर जो होते हैं उनके सर पे जो हैट होती है या कैप होती है वो येलो कलर की होती है, जैकेट येलो कलर का होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो वो इंजीनियर है, यानी कि वो सिविल वर्क करते हैं। तो शायद उनका ये ड्रेस कोड हो सकता है या कोई सिंबॉलिक आइडेंटिटी हो सकती है। उस समय में जब ये लेनी कार्विंग करने वाले जो लोग थे, इंजीनियर होंगे या सब, वो येलो कलर का वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि वो भिक्षु थे ही लेकिन वो इंजीनियर, टेक्नीशियंस, इस अलग अलग पदवियों से नामांकित थे। क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट कल्चर इतना रिच कल्चर है कि जिसका एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखने जाएंगे तो दुनिया भर में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम पाया नहीं जाता है। 73 टाइप का एजुकेशन हमारे भारत में दिया जाता था और वो बुद्धिस्ट स्कूलों में दिया जाता था, और 63 टाइप की कलाओं का निर्माण हमारे इसी बुद्धिस्ट स्कूलों में किया जाता। तो इतना बहुत बड़ा रिच एजुकेशन सिस्टम हमारे पास था। तो उस समय ये लोग वो काम भी करते थे, जो टीचिंग करना है। तो बहुत बड़े इंजीनियर्स लोग थे, वो उस समय बुद्धिस्ट स्कूलों में या बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये नॉलेज लोगों को सिखाते थे। तो महाराष्ट्र में कानेरी नाम का बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो वहाँ पर ये सारी जानकारी पाई जाती है। वहाँ पे जो टीचर्स थे तो उनकी पदवियों के सामने ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये लिखित तौर पर हमारे सामने इतिहास है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो मंसर है नागपुर में, रामटेक जिसे कहा जाता है, वो एक विश्वविद्यालय के तौर पर देखा जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ये यूनिवर्सिटीज़ नागार्जुन बनते जी ने निर्माण की हुई थी, जो रसायन शास्त्र के सबसे
महत्वपूर्ण भारत के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट जैसे कि हम कह सकते हैं, तो वो एक बौद्ध भिक्खु है। तो दोस्तों ये बातें थी। तो उस समय ये लोग क्या करते थे कि जो इंजीनियर्स है, कार्विंग करने वाले लोग हैं, उसको पॉलिश करने वाले लोग हैं, शिल्प बनाने वाले लोग हैं, तो ये लोग येलो कलर का ड्रेस धारण करते थे, यानी कि जो चिवर का रंग उनका था तो येलो कलर का था। तो इस येलो कलर को पाली भाषाओं में पंडु कहा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च करिए येलो कलर पाली भाषा में क्या कहा जाता है, उसके लिए येलो कलर इन पाली लैंग्वेज। सो आपको पूरी बात समझ में आएगी, विद इन सेकेंड आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि येलो कलर को पाली भाषा में क्या कहते हैं। तो उसे पंडु कहा जाता था। तो उस समय के लोग यही कहा करते थे कि पंडु लोग लेनी बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, उस समय लोग कहा करते थे पंडु लोग लेनी बना रहे हैं। वो समय चलते चलते चला गया, थोड़ा सा नीचे नीचे लेनी बनाकर हो गई। उसके बाद थोड़ा सा भाषाओं का बदलाव आ गया, महाराष्ट्री भाषा में आ गया, तो थोड़ा धीरे धीरे उसका नामकरण चेंज हो गया, पंडु का पांडु हो गया। तो पांडु लोगों ने लेनी बनाई, पांडु लोगों ने लेनी बनाई है। ऐसा चलते चलते धीरे उसको आज के ज़माने में लोग उसे पांडव लेनी कहने लगे, यानी कि वही पंडु को पांडु हो गया, पांडु का पांडव हो गया। तो ये दोस्तों इतिहास है और ये सच्चाई है, आपको भी समझ में आनी चाहिए। जितने सारे लोग हैं या हमारे भारतवर्ष में जितने सारे लोग हैं वो समझे कि यह हमारा प्राचीन धरोहर है, यह हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको आकर इस लेनी का बचाने में सहयोग दे सके। तो दोस्तों ये लेनी का हिस्ट्री अगर हम जानते हैं, पहले से मैंने आपको बताया कि ये लेनी लगभग जैसे हम देखते हैं तो बहुत बड़ा इसका योगदान है लेट हीनयान कालखंड की लेनी, यानी कि 3री शताब्दी की लेनी है। धीरे धीरे उसमें महायान, वज्रयान, हीनयान वज्रयान का भी कालखंड यहाँ पर आया है। धीरे धीरे इसमें नाथपंथियों का भी, जैसे कि लेनी जब बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ से कम होता गया तो नाथ लोगों ने भी इसके ऊपर कब्जा कर लिया, नाथ लोग यहाँ पर रहने लगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमें देखने के लिए मिले। तो पंदेरी लेनी का ये इतिहास है दोस्तों कि इसको बौद्ध भिक्खुओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये आधी अधूरी रह चुकी है। तो दोस्तों ये इसका इतिहास है, बस आपके सामने ये धरोहर लाने की कोशिश है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि ये बनाने के लिए किसी न किसी ने अपना मेरिट शेयर किया है, किसी न किसी ने अपनी दान पारमिता यहाँ पर लगाई हुई है। तो इसका महत्व भी उतना ज़्यादा है क्योंकि दान पारमिता यहाँ पर लगी है। दोस्तों ये दान पारमिता बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण 10 पारमिताओं से एक पारमिता है जो हर एक लोगों के अंदर आनी चाहिए। इसके लिए बौद्ध धर्म में यहाँ तो बुद्ध कहते हैं कि धन संचय करना व्यर्थ है, यानी कि धन संचय मत करना, लेकिन दान पारमिता अपनाओ, ताकि धन संचय करोगे तो वो आसक्ति से, दुखों से बाहर निकलोगे। दान पारमिता से आपके मन में उस जो धम्म की भावना है या जो धम्म मुझे दुख मुक्ति का मार्ग देता है, वो दुख मुक्ति का और किसी को भी मिले, ये भावना मन में पैदा होती है दोस्तों। और यही बुद्ध की शिकवन है, यानी कि यही बुद्ध की शिक्षा है। और इसी शिक्षाओं से ये अनगिनत धरोहर महाराष्ट्र या नहीं पूरे भारतवर्ष में बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की पंदेरी बुद्ध लेनी की इंफॉर्मेशन थी, ये धरोहर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो कोशिश करते हैं दोस्तों ऐसे ही नए नए धरोहर की जानकारी आपको मिलती जाएंगी। इसके लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, इसको कमेंट करना ना भूलिए, इसको शेयर करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी। जितना ज़्यादा इस धरोहर का इंफॉर्मेशन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जागृति होगी और हमारे भारतवर्ष में जितने सारे बौद्ध संस्कृति का जो धरोहर है वो बच सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास पता चलेगा तो शायद आने वाली पीढ़ी एक नया इतिहास रच सकती है। तो इसलिए दोस्तों हमारी आपसे अपील है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।